नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 26 जुलाई 2025 है और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का। देखो, हमारे देश में, और ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहां एक तरफ हेल्थ वर्कर्स की कमी होती है, जबकि हमारे देश से हेल्थ वर्कर्स छोड़ के चले जाते हैं डेवलप कंट्रीज़ में काम करने के लिए। तो ये एक पैराडॉक्स है। क्यों है, क्या कर सकती है सरकार, हम सब डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल मणिपुर से संबंधित। तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे कारगिल और पहलगाम घटनाओं के बाद भारत की सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को चेंज करने पे मजबूर होना पड़ा। तो पूरा कैसे चेंज होना पड़ा, क्या क्या हुआ, सब डिस्कस करेंगे। सिक्योरिटी का आर्टिकल है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया से डॉक्टर्स और नर्सिस को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने से संबंधित है। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है और आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में देखो, आर्टिकल में ना एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स की बात की जाती है। पैराडॉक्स क्या है? एक तरफ देखो ना, हम अक्सर ये खबरें पढ़ते और सुनते रहते हैं, भारत में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, भारत में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के पीछे एक डॉक्टर है। लेकिन देखो, दूसरी तरफ हम ये भी पढ़ते हैं कि डेवलप कंट्रीज में काम करने वाले डॉक्टर्स में ना एक बड़ी संख्या में भारतीय हैं। मतलब बहुत सारे भारतीय डॉक्टर्स हैं जो भारत छोड़ के डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं काम करने के लिए। तो ये पैराडॉक्स नहीं है, एक तरफ इंडिया में डॉक्टर्स की कमी, लेकिन दूसरी तरफ विदेशों में काम करने वाले बहुत सारे डॉक्टर्स इंडियन। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, और क्या ये सिर्फ इंडिया के साथ हो रहा है या फिर कुछ दूसरे देशों के साथ भी हो रहा है? फायदे नुकसान क्या है, कुछ डेटा देख लीजिए। देखो, सबसे पहली चीज तो ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, दूसरे देशों के साथ भी हो रहा है। जैसे श्रीलंका में, श्रीलंका छोड़ चुके हैं बहुत सारे डॉक्टर्स और अभी डेवलप कंट्री में काम कर रहे हैं। नौबत तो ये आ गई है कि श्रीलंका में डॉक्टर्स नहीं है, लेकिन श्रीलंका के डॉक्टर्स दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। तो श्रीलंका को मजबूरी में दूसरे देशों से डॉक्टर्स बुलाने पड़ रहे हैं। ये देखो, 10 से 12% जो डॉक्टर्स हैं ना आज के समय में श्रीलंका में जो काम कर रहे हैं वो फॉरेनर हैं, जबकि श्रीलंका के डॉक्टर श्रीलंका छोड़ चुके हैं। यही हाल देखो फिलीपींस का है। फिलीपींस की 1,93,000 जो नर्सिस है ना वो अब्रॉड काम कर रही हैं। और ये जो संख्या है ना, फिलीपींस की टोटल नर्सिस की संख्या का 85% है। सोच के देखो, फिलीपींस में जितनी नर्स हैं उसमें से 85% तो दूसरे देशों में काम कर रही हैं। और इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स की बात करें, जो ओईसीडी वाले देश है ना, जो डेवलप कंट्रीज हैं, इनमें भारत के 75,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। और भारत से 6,40,000 जो नर्सिस हैं ना वो दूसरे देशों में काम कर रही हैं। तो ये थोड़ा डेटा आप, ताकि आप आंसर्स में यूज कर सको। WHO का एक डेटा देखो, ये कहता है कि 2030 आते आते ना वर्ल्ड में 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की कमी होगी। 18 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की शॉर्टेज होगी, यानी ऑलमोस्ट हर एक देश में डॉक्टर्स की डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई कम है। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि भारत और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज से डॉक्टर्स और नर्सिस छोड़ के क्यों जाती हैं? अब इसके पीछे देखो 2 तरह के फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब हमारे देश में क्या दिक्कत है जिसकी वजह से डॉक्टर्स और नर्सिस भारत छोड़ के दूसरे डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं काम करने के लिए। पुल फैक्टर्स मतलब उन देशों में क्या अच्छा है जिससे भारत के डॉक्टर्स और नर्सिस वहां पे अट्रैक्ट होते हैं। समझ गए? मतलब भारत में काम करने से क्या मजबूरियां हैं कि उनको धक्के से जाना पड़ता है। दूसरा पुल फैक्टर मतलब वहां पे क्या चीजें अच्छी हैं जो उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो पुश फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहले है देखो कम सैलरी। हमारे देश में डॉक्टर्स और नर्सिस की जो सैलरी है ना वो काफ़ी कम है। अब यूएसए जैसे देश में काम करते हैं तो वहाँ पे पैसे मिलते हैं डॉलर में और सैलरी भी अच्छी खासी। इंडिया में रुपी में पैसे मिलते हैं और सैलरी भी 50,000 1 लाख इतनी। अब जो डॉक्टर्स फेमस हो जाते हैं, सर्जन वगैरह होते हैं, उनका तो आपको ही पता है पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनको, लेकिन सभी को नहीं मिलते। इंडिया में ग्रोथ पोटेंशियल भी कम है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल 5 साल आपने काम किया तो सैलरी एकदम से बढ़ जाएगी, नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, चुनिंदा डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो फेमस हो जाते हैं। उनके पास तो फिर पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है और वो फिर मनमाने दाम वसूलते हैं। दूसरा पुल फैक्टर, इंडिया में ना वर्किंग कंडीशंस काफ़ी पुअर हैं। अच्छी लेटेस्ट मशीनें नहीं हैं, हॉस्पिटल्स की हालत आपने भी देखी होगी।
मरीज बाहर ही पड़े रहते हैं, और इसके अलावा मशीनें तो है ही नहीं। कई बार जो रिलेटिव्स हैं वो भी डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं, मतलब वर्किंग कंडीशंस पुअर हैं। और कभी कभी तो देखो, इंडिया में तो नहीं लेकिन कुछ देशों में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। अब जैसे म्यांमार की हालत देख लीजिए, म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया, फिलीपींस में भी थोड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी कई बार डॉक्टर्स वगैरह देश छोड़ देते हैं। पुल फैक्टर्स की बात करें, डेवलप कंट्रीज में क्या अच्छा होता है, हाई सैलरी है, रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर्स और नर्सिस की। वहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सिस की शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे देखो पॉपुलेशन तो एजिंग है, बूढ़ी हो रही है पॉपुलेशन, वहाँ पे बर्थ रेट कम है, डॉक्टर्स की भारी कमी है। और कई बार देखो जानबूझ के वो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो हैं, यूके जैसे देश डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए वो अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को काफ़ी लिबरल बना देते हैं। दूसरे लोग वहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए, वो इजीली आने नहीं देते। माइग्रेंट जाओ यहाँ से, नहीं आने देंगे, तुम हमारे देश के लोगों की जॉब खा रहे हो। लेकिन डॉक्टर्स की बात अगर हो तो ऐसे देश भी, यूके जैसे देश भी, आइए 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 आइए, आपका तो स्वागत है जी, आप तो आ जाइए। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ये काफ़ी लिबरल बना देते हैं। फिर इसके बाद देखो राइटर ये बोलते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे कोविड-19 की महामारी में ना यूके ने स्पेशल फास्ट ट्रैक वीजास दिए थे नर्सिस को, ताकि ज़्यादा नर्सिस यूके में आए काम करने के लिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि इंडिया जैसे देश जो हैं वो डॉक्टर्स को जाने ही क्यों देते हैं, रोक के क्यों नहीं रखते, मतलब कुछ ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं लॉन्च करते जिससे कि डॉक्टर्स यहीं पे इंडिया में काम करें और ना भागें। तो राइटर ये बोलते हैं, देखो कुछ चीज़ों में ना सरकार को खुद फायदा दिखता है। सरकार को लगता है कि यार हमारे डॉक्टर्स दूसरे देशों में जाएंगे काम करने के लिए, तो इससे एडवांटेज होगा। एडवांटेज क्या होगा, सबसे पहले तो रेमिटेंस मिलेगा। इंडिया का एक डॉक्टर महेश गया काम करने के लिए यूके में, वहाँ पे पैसा कमाएगा, पैसा कमा के अपनी फैमिली को इंडिया में भेजेगा, तो इंडिया को पैसा मिलेगा पाउंड में, तो रेमिटेंस के तौर पे तो इंडिया को फायदा होगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। दूसरा फायदा सरकार को ये लगता है, भारत के डॉक्टर्स यूके में जाएंगे काम करने के लिए, कुछ ना कुछ सीख के वापस आएंगे, तो उनकी स्किल डेवलप होगी अच्छी। तीसरा, भारत के डॉक्टर्स किसी देश में काम कर रहे हैं तो उस देश के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं कई बार, मतलब डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इंडिया को मिलता है अगर इंडिया के वर्कर्स दूसरे देश में काम करते हैं तो। लेकिन देखो सिर्फ फायदे नहीं होते, नुकसान भी होते हैं। नुकसान जैसे हमारे देश में वर्कफोर्स कम हो जाती है और डायरेक्टली हेल्थ सिस्टम पे इम्पैक्ट करता है। हमारे देश के हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और दूसरे देश के लोगों का इलाज कर रहे हैं, काफ़ी शर्म की बात भी तो है ना। हमारे देश के लोगों को ज़्यादा जरूरत है डॉक्टर्स की, उनकी हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। खास करके देखो जो रूरल टाउन्स है ना, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। शहरों में तो फिर भी डॉक्टर्स मिल जाते हैं, रूरल एरियाज़ में कम हो जाते हैं, स्मॉल टाउन्स में कम हो जाते हैं, और इमरजेंसी की सिचुएशन में डॉक्टर नहीं मिल पाते, देश हेल्पलेस फील करता है। तो ये सारे नुकसान होते हैं। एक फेमस कोट है, एक डॉक्टर जो दूसरे देश में चला गया है, इसका रिजल्ट ये निकलता है हमारे देश में 100 पेशेंट्स बिना इलाज के रह जाएंगे। फिलहाल हमारे देश में डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा कमी है। लेकिन देखो इंडिया डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस का तो इस्तेमाल करता ही है जब डॉक्टर्स दूसरे देश में जाते हैं। जैसे कोविड के दौरान हमारे देश ने हमारे डॉक्टर्स को डिप्लॉय किया था अफ्रीका समेत कुछ नेबरिंग कंट्रीज में। इससे इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है वो इंक्रीज होता है। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, राइटर सजेशंस देते हैं। देखो सबसे पहले तो ना आप ना जहां पे इंडिया के डॉक्टर्स जा रहे हैं ना, उस देश के साथ में बायलेटरल एग्रीमेंट साइन करो। बायलेटरल एग्रीमेंट जिसमें आप कुछ कंडीशंस लिखवाओ कि हमारे डॉक्टर आपके देश में जाएंगे काम करने के लिए तो उन्हें इतना कंपनसेशन मिलना चाहिए। दूसरा, बदले में आप इन्वेस्ट करोगे हमारे देश में मेडिकल कॉलेजेस में। तीसरा, मेडिकल क्षेत्र में आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे। तो ये कंडीशंस इंडिया को रखनी चाहिए उन देशों के सामने जहां पे हमारे डॉक्टर्स काम करने के लिए जा रहे हैं, कि अच्छा कंपनसेशन दो डॉक्टर को, इन्वेस्टमेंट करो हमारी मेडिकल कॉलेज में क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज से पढ़ के डॉक्टर आपके देश में जा रहे हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो मेडिकल क्षेत्र में। और इस बायलेटरल एग्रीमेंट की शुरुआत WHO से हो सकती है। WHO एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे इन देशों के बीच में जहां से डॉक्टर जा रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं, और जिन देशों में जा रहे हैं, दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट करवाने के लिए WHO एक प्लेटफॉर्म का काम कर सकता है। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो कुछ डोमेस्टिक रिफॉर्म्स भी आने चाहिए।
डोमेस्टिक रिफॉर्म्स, जैसे कि हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेजेस की जो सीट्स हैं वो बढ़नी चाहिए, मेडिकल कॉलेज की सीट्स इंक्रीज करो। और इसके अलावा रूरल एरियाज में जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव करो। डॉक्टर्स के पास में इंसेंटिव होना चाहिए इंडिया में रुकने का, मेरिट बेसिस पे उनका ग्रोथ हो, अच्छी सैलरी उनको मिले, अच्छा कंपनसेशन उनको मिले, वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। तो ये सब भी इंप्रूव करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। और तीसरा, सरकार को ना सर्कुलर माइग्रेशन पे ध्यान देना चाहिए। सर्कुलर माइग्रेशन मतलब 4-5 साल के लिए कोई डॉक्टर गया यूके में काम करने के लिए, लेकिन वापस आ गया इंडिया में, तब फायदा होगा, क्योंकि वो यूके में जो सीख के आया है फिर वो इंडिया में इंप्लीमेंट करेगा, फिर इंडिया को फायदा होगा। अगर देखो लीनियर माइग्रेशन है, कोई जा रहा है इंडिया से वापस नहीं आ रहा, तो देश को फायदा नहीं होता। फिर राइटर बोलते हैं हमारे देश में ना एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी होनी चाहिए। जैसे केरला में ना एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी है, वहां पे केरला से जो लोग जाते हैं ना गल्फ में जैसे काम करने के लिए, तो उन लोगों पे ध्यान देने के लिए केरला ने एक एजेंसी बनाई है जो ऐसे लोगों की ग्रीवेंसेस पे भी ध्यान देती है, और अगर ऐसे लोग वापस केरला में लौटते हैं तो उनको सपोर्ट भी किया जाता है। तो पूरे देश के लेवल पे ऐसी एजेंसी बननी चाहिए। इवन फिलीपींस में भी ऐसा ही डिपार्टमेंट है, फिलीपींस डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स। फिर देखो एक और चीज की जा सकती है, अगर हमारे देश के डॉक्टर्स दूसरे देश में काम करना ही चाहते हैं ना, तो यहीं पे रह के कर लें। जैसे कोई डॉक्टर है सुरेश, अब सुरेश हरियाणा के एक टाउन में रहता है, फॉर एग्जांपल हिसार में, अब वहीं से वो टेलीमेडिसिन की सहायता से यूरोप के पेशेंट्स का भी इलाज कर रहा है। समझ गए? मतलब स्कॉटलैंड का कोई पेशेंट है डेविड, तो उसका इलाज सुरेश हिसार में बैठे बैठे वीडियो कॉल के माध्यम से कर रहा है। ऐसा सिस्टम होना चाहिए। देखो आने वाले 20 सालों में तो आपको पता है यूरोप की पॉपुलेशन की और ज़्यादा एजिंग होगी, वहाँ पे और ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिएंगे, लेकिन हमें हमारा सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। ऐसा ना हो कि हमारे सारे डॉक्टर वहाँ पे भग जाएं और हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बचे ही ना, तो इससे तो ब्रेन ड्रेन और ज़्यादा बढ़ेगा और देश को नुकसान होगा। तो ये इंश्योर करने के लिए ना इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ भी डील कर सकता है। लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे फिलीपींस है, श्रीलंका है, जहाँ से डॉक्टर्स जाते हैं, ग्लोबल साउथ के देश, तो उन देशों के साथ मिल के इंडिया ग्लोबली वॉइस रेज कर सकता है कि भैया ये ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो मणिपुर से संबंधित है। आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 में जो सिक्योरिटी का टॉपिक है ना, वहाँ से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। सबसे पहले कंटेक्स्ट तो देखो ये है, मणिपुर में ना प्रेसिडेंट रूल को 6 और महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है 13 अगस्त से। प्रेसिडेंट रूल होता क्या है? आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। इसका मतलब देखो जब स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है, संविधान के हिसाब से चल नहीं पाती, तो फिर गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं और फिर आर्टिकल 356 के तहत वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और लग जाता है एक बार तो पावर जो है प्रेसिडेंट के पास आ जाती है उस स्टेट को चलाने की। मतलब इनडायरेक्टली तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाती है, नाम के लिए प्रेसिडेंट चलाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है प्रेसिडेंट तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से ही काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली प्रेसिडेंट काम करते नहीं हैं। तो राइटर सबसे पहला पॉइंट तो ये देते हैं, देखो आज़ादी के बाद ना इस प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन का काफ़ी ज़्यादा मिसयूज हुआ। मतलब सेंटर में अलग पार्टी की सरकार, स्टेट में अलग पार्टी की सरकार, तो सेंटर की जो सरकार है जानबूझ के अपनी जो सरकार स्टेट में वो ना पसंद करती ना, वहां पे उसको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा देती। दादागिरी चलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। लेकिन फिर 1994 में आई एक जजमेंट एसआर बोमई केस में। एसआर बोमई केस में लैंडमार्क जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट रूल जब आप लगाओगे तो जुडिशरी उसका रिव्यू करेगी और सिर्फ गवर्नर की रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा, लोकसभा में पास भी करवाना होगा। तो मतलब बहुत सारी अच्छी चीजें बोली इस एसआर बोमई की केस में। तब से लेके अभी तक देखो प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन का ना मिसयूज काफी ज्यादा कम हो गया। अब तो जहां पे जरूरत पड़ती है ना वहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। अदरवाइज पहले जो सिस्टम हुआ करता था, सेंटर को पसंद नहीं है अपोजिशन के पार्टी की सरकार किसी राज्य की, तो वहां पे उसको हटा के प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, वो दादागिरी अब खत्म हो गई। तो मणिपुर में जैसे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, मजबूरी थी,
क्योंकि वहाँ पे एन बीरेन मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, वो मणिपुर में हुए वायलेंस को रोक नहीं पाई। आपको पता है मई 2023 से लेके अभी तक मणिपुर में अशांति है, क्योंकि वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ के बीच में ज़बरदस्त कन्फ्लिक्ट हुआ। एक तरफ कुकी-जो कम्युनिटी और दूसरी तरफ मेतेई कम्युनिटी। कन्फ्लिक्ट की शुरुआत तो देखो मेतेई के द्वारा ऐसी स्टेटस मांगने से हुई थी, लेकिन बाद में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। कुकी जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो देखो रहते हैं हिल्स में। वो कहाँ पे रहते हैं? वो हिल्स में रहते हैं। और मेतेई कम्युनिटी के लोग रहते हैं कहाँ पे? प्लेन एरियाज़ में। तो अब देखो लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। मान लीजिए ये प्लेन एरिया है, ये हिल्स है ना, तो हिल्स और प्लेन एरिया के बीच में ना बफर जोन है। हिल वाले प्लेन एरिया में नहीं आते और प्लेन एरिया वाले हिल एरिया में नहीं जाते। तो दो कम्युनिटीज़ मणिपुर में पूरी तरह से डिवाइडेड हैं। बीच में बफर जोन है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आर्मी वहाँ पे तैनात है। 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में मजबूरी में वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा, क्योंकि एन बीरेन मुख्यमंत्री की जो सरकार थी वो शांति नहीं ला पाई। तो जब से देखो प्रेसिडेंट रूल लगा है तब से देखो सिचुएशन कुछ तो ठीक हुई है। मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया है। पहले तो खुलेआम घूमते थे, उनके वेपन्स सीज किए जा रहे हैं ताकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ ना कर सकें। ओपन वायलेंस कुछ कम हो गया प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में, और बहुत सारी फैमिलीज वापस भी लौट रही हैं, क्योंकि जब से वायलेंस स्टार्ट हुआ ना 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद में थोड़े थोड़े जो लोग हैं वापस आ रहे हैं अपने घरों की तरफ। लेकिन प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद ये गेन्स जो हैं, ये फायदे जो हैं बहुत छोटे फायदे हैं। मतलब इतना समय हो गया, अभी तक तो शांति आ जानी चाहिए थी। ग्राउंड रियलिटी आज भी क्या है? कम्युनिटीज बिल्कुल अलग अलग रहती हैं। बताया ना मैंने आपको, पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं कुकी, वो नीचे नहीं आते। हिल्स में रहने वाले लोग जो प्लेन एरियाज की तरफ, प्लेन एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो ऊपर नहीं जाते। बफर जोन बना हुआ है बीच में। कम्युनिटीज पूरी तरह से आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से मिलती नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा? कब तक चलेगा? लोग आपस में मिक्स ही नहीं हो रहे हैं। जो कुकी लोग हैं जो हिल्स में रहते हैं वो कहते हैं हमारे लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अलग सरकार होनी चाहिए। जबकि प्लेन एरिया में रहने वाले मेतेई जो हैं वो बोलते हैं कि वो लोग आउटसाइडर हैं, वो बाहर के हैं। मतलब एक प्रकार से नैरेटिव जो है वो अस वर्सेस देम का बन गया है। डिवाइड काफी बड़ा है। यहां पे गलती देखो थोड़ी ना पॉलिटिकल लीडरशिप की रही। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना पूरी तरह से ब्यूरोक्रेट्स के सारे मणिपुर को छोड़ दिया कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो मणिपुर को संभाल लेंगे, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक कर लेंगे। लेकिन कई बार देखो जब कम्युनिटीज़ के बीच में लड़ाई होती है ना, तो पॉलिटिकल लीडरशिप जो किसी एक कम्युनिटी की तरफ बाइस्ड नहीं है, उनको आगे आना पड़ता है लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में जो नफरत है ना उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन ना मणिपुर का जो इशू हुआ ना, आपने देखा कि पॉलिटिकल लीडरशिप उतनी एक्टिव नहीं दिखी। बेशक उन्होंने कोशिश की, ब्यूरोक्रेट्स के सारे देखो, ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो मैकेनिकल स्टेप ले पाते हैं, वो दिलों में दूरी को खत्म करने वाले स्टेप नहीं ले पाते। चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स की जनता थोड़ी रिस्पेक्ट भी करती है कई बार, तो ना लीडर्स की बात जनता कई बार मानती है थोड़ी बहुत। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स को आगे आना चाहिए था, लेकिन वो आगे नहीं आए, इसलिए नफरत ज्यों की त्यों बरकरार है। अभी क्या सॉल्यूशन राइटर देते हैं इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए? राइटर कहते हैं देखो, रवांडा में ना जिनोसाइड हुआ था, तुत्सी और हुतू कम्युनिटी के बीच में ना जबरदस्त लड़ाई थी। लेकिन ना धीरे धीरे 1994 में जिनोसाइड हुआ था, लेकिन धीरे धीरे तुत्सी और हुतू कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंस कम होते गए, और वो डिफरेंस ना लोगों की सहायता से कम हुए। लोगों ने डिफरेंस कम किए। मतलब वो जो मैकेनिकल स्टेप्स है, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा लिए गए स्टेप, उनसे उतना फर्क नहीं पड़ता। लोकल लेवल पे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्होंने प्रयास किए, तभी जाके वो रवांडा में हुतू और तुत्सी कम्युनिटी के बीच में डिफरेंस खत्म हुए। स्टेट तो सिर्फ एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है, सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक कर सकता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन राइटर देते हैं, आप ना मिलिटेंट ग्रुप्स का वेपनाइजेशन इंश्योर करो। मिलिटेंट ग्रुप्स के पास में वेपन होने ही नहीं चाहिए। जब तक उनके पास वेपन होंगे, फियर का जो इन्वायरमेंट है वो बना रहेगा। जब उनके पास वेपन्स नहीं होंगे तो इवन जो मॉडरेट्स हैं, जो शांति चाहते हैं, मेतेई और कुकी कम्युनिटी के लोग जो शांति चाहते हैं, वो भी आवाज उठाएंगे। अभी तो मॉडरेट्स को भी डर लगता है कि यार हम शांति की बात करेंगे तो हमें मिलिटेंट ग्रुप्स मार देंगे। दूसरा,
न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब देखो, पहले तो एन बीरेन मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगता था कि वो मेतेई को सपोर्ट करते हैं क्योंकि खुद मेतेई हैं, लेकिन प्रेसिडेंट रूल के दौरान तो इम्पार्शियलिटी होगी, तो फिर ट्रस्ट बढ़ेगा प्रशासन में दोनों कम्युनिटी के लोगों का। फिर तीसरा है पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन, मतलब दोनों कम्युनिटीज के जो लीडर्स हैं ना, उनको एक टेबल पे लाना होगा। सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों को इन्वॉल्व करो। तीसरे नंबर पे एजुकेशन, जॉब और डेवलपमेंट को ना ब्रिज बनाया जा सकता है। जहां पे देखो डेवलपमेंट आता है तो धीरे धीरे बाकी जो इश्यूज है ना वो बैक स्टेज पे चले जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इनको ब्रिज के तौर पे इस्तेमाल करो। देखो इवन श्रीलंका में भी सिविल वार हुआ था, तब भी बहुत डिफरेंस थे। एक तरफ सिन्हालीस थे, दूसरी तरफ तमिल्स थे। इवन साउथ अफ्रीका में भी ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में बहुत सारे डिफरेंस थे, लेकिन ना बातचीत से ही, रिकॉन्सिलिएशन से ही बड़े बड़े डिफरेंस को दूर किया गया। तो मणिपुर में भी दो कम्युनिटीज के बीच में डिफरेंसेस को कम किया जा सकता है। आपकी क्या राय है इस इशू पे? क्या करना चाहिए सरकार को? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, कारगिल वार और पहलगाम अटैक दोनों ने ही भारत सरकार को मजबूर किया सिक्योरिटी पॉलिसीज को चेंज करने के लिए। क्या बदलाव आया कारगिल से पहलगाम रिस्पॉन्स यानी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में? आप देखिए सिलेबस में ना जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट देखो ये है, कारगिल वार की आज 26वीं एनिवर्सरी है। 3 मई से स्टार्ट हुआ, 26 जनवरी 1999 को खत्म हुआ कारगिल वार। क्या हुआ था? पाकिस्तान ने देखो धोखे से ना भारत में कारगिल की जो बर्फीली चोटियां हैं उन पर कब्जा कर लिया था। तो उन चोटियों पर पाकिस्तान के कब्जे को छुड़वाने के लिए हमने ये लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान ने शुरुआत में बोला कि ये कश्मीर के लोग हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बाद में ये प्रूव हो गया था वो पाकिस्तान के सोल्जर्स थे और ये पूरा किया धरा पाकिस्तान का था। तो ये पहला युद्ध था देखो भारत का, जो कैमरे के सामने लड़ा गया। टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ, दिखाया गया कैसे भारत के जो सैनिक हैं बहादुरी से युद्ध को लड़ रहे हैं। और ये युद्ध उस समय हुआ था जब 1998 में भारत और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, और तो न्यूक्लियर सैडो में ये वार लड़ा गया था। डर था कि कहीं ये जो वार है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये न्यूक्लियर वार में ना तब्दील हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि देखो भारत ने वार को ना एक्सपेंड नहीं किया। हमने सिर्फ यही कोशिश की कि पाकिस्तान का जो कब्जा है कारगिल की चोटियों पर उसे छुड़वाना है। हमने दूसरे फ्रंट्स पे वार ओपन किया नहीं, इसलिए वार जो था वो न्यूक्लियर वार में तब्दील हुआ नहीं। उस समय देखो कारगिल वार के दौरान भारत की जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट हमने किए थे तो सैंक्शंस भी कुछ लगे हुए थे। इसके अलावा कोलिशन गवर्नमेंट थी। कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में भी भारत आतंकवाद से जूझ रहा था। और 9/11 की घटना बाद में होती है, 2 साल बाद 2001 में, इसलिए आतंकवाद के अगेंस्ट भी ग्लोबल सपोर्ट उतना नहीं था। इवन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने उस समय कोशिश की थी, लाहौर बस यात्रा की थी ताकि शांति स्टैब्लिश की जा सके पाकिस्तान के साथ में, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी धोखा दिया हमेशा की तरह, और पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पीठ पे छुरा घोंपा। देखो कारगिल वार तो हम जीत गए थे, लेकिन कारगिल वार से हमें सबक क्या मिला? कारगिल वार से हमें सबक ये मिला, सबसे पहले तो हमारी ना इंटेलिजेंस की एक बहुत बड़ी फेलियर थी ये, कि पाकिस्तान के सोल्जर्स आके कारगिल की चोटियों पर कब्जा कर लेते हैं, हमें पता भी नहीं लगता घुसपैठ का। तो ये हमारी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी कमी थी, फेलियर थी। दूसरा, हमारे पास में ना सामान की कमी थी। हमारे सैनिकों के पास में ना ऊंचाई पर लड़ने के लिए अच्छे हथियार, अच्छे कपड़े, अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे। तो ये हमें कारगिल वार के बाद में महसूस हुआ। फिर तीसरा ये चीज रियलाइज हुई कारगिल वार के खत्म होने के बाद में कि न्यूक्लियर पावर वाले देश जो हैं वो भी लिमिटेड वार लड़ सकते हैं अगर एस्केलेशन लिमिटेड हो, तो मतलब युद्ध को ज्यादा बढ़ने से रोका जाए तो इवन न्यूक्लियर पावर वाले देश जो हैं वो भी लिमिटेड वार लड़ सकते हैं। तो ये चीजें रियलाइज हुई। फिर इसके बाद देखो कोशिशें स्टार्ट हुई। कोशिशें कैसे स्टार्ट हुई? कोशिशें देखो ऐसे स्टार्ट हुई, कारगिल रिव्यू कमेटी एक सेटअप की गई थी भारत के फेलियर को एड्रेस करने के लिए। जैसे नई एजेंसीज बनाई गई, एक एजेंसी बनाई गई डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA, 2002 में ये सेटअप की गई थी। इसके अलावा 2004 में NTRO इस्टेब्लिश की गई।
NTRO मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर देखो RNW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुआ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की पोस्ट बनाई गई, ये पोस्ट परमानेंट कर दी गई, जो सीधा एडवाइस देते हैं प्रधानमंत्री को। मिलिट्री का भी मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ कारगिल वार के बाद में। ये सारी देखो, ये स्लाइड है। मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ, हमें देखो ये समझ में आ गया कि युद्ध के समय ना कई बार दूसरे देश मदद करते नहीं है, इसलिए सेल्फ रिलायंस सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है युद्ध के दौरान। हमने अपना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन भी बनाया। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन मतलब एक ऐसी रणनीति है जिसमें भारत ना तेजी से छोटे हमले करके दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकता है बिना परमाणु युद्ध की सीमा को पार किए। तो ये था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। फिर ये रहा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। हमने फिर देखो ज्वाइंट ऑपरेशन, ताकि तालमेल अच्छा हो तीनों फोर्सेस के बीच में, आर्मी के बीच में, नेवी के बीच में, एयरफोर्स के बीच में, हमने सिंक्रोनाइजेशन स्टार्ट हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट हालांकि बाद में क्रिएट की गई थी, लेकिन कारगिल रिव्यू कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट होने चाहिए। फिर धीरे धीरे हमने नए हथियार परचेज करने स्टार्ट किए, जैसे राफेल फाइटर जेट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, चिनूक, S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस हमने बनाई, और पहाड़ पर तेजी से हमारी फोर्सेस ऑपरेशन कर सकें ऐसी ट्रेनिंग हमने उनको प्रोवाइड की। तो ये सब काम हमने किए। और देखो ये सारे काम करने के बाद भी हमारा ना कारगिल वार के बाद आतंकवाद के खिलाफ रुख इतना स्ट्रांग नहीं था। तभी तो देखो IC-814 फ्लाइट को जब हाईजैक किया गया तो हमने छोड़ दिया आतंकवादी। इवन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया गया 2001 में, हमने कोई खास एक्शन नहीं लिया। 26/11 हुआ, मुंबई पे हमला हुआ 2008 में, हमने कोई खास एक्शन नहीं लिया। लेकिन बदलाव आना स्टार्ट हुआ उरी अटैक के बाद में। जब उरी पे अटैक हुआ ना 2016 में, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। हमने क्या किए? सर्जिकल स्ट्राइक्स। फिर देखो पुलवामा में जब हमला हुआ तो हमने जवाब दिया बालाकोट एयर स्ट्राइक्स करके। लेकिन इस बार तो पहलगाम में जब टेरर अटैक हुआ तो साफ कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि सबर का बांध अब टूट चुका है। हमने सीधा जवाब दिया। 96 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 9 एयर बेसिस पे हमले किए गए, मतलब जवाब दिया गया। उनका जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर था उसका इंडिया ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। जबरदस्त रिस्पॉन्स था, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया और पाकिस्तान सीज फायर मांगने लगा। तो इस प्रकार से देखो हमारा जो रिस्पॉन्स था ना इस बार काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। अब ये एग्रेसिव रिस्पॉन्स देखो डेटरेंस क्रिएट कर पाएगा, डर पैदा कर पाएगा पाकिस्तान के अंदर या नहीं कर पाएगा, वो तो भविष्य में देखना होगा। लेकिन देखो एक चीज़ साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कर दिया है, जब भी टेरर अटैक होगा तो हम जवाब देंगे पाकिस्तान के मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पे हमला करके, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। हम अब टेररिस्ट और वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बीच में फ़र्क नहीं करेंगे। तो ये भारत की रणनीति अब क्लियर है बिल्कुल। तो इंडिया के रिस्पॉन्स में अब पूरी तरह से देखो बदलाव आ चुका है। पहलगाम हो चाहे कारगिल हो, दोनों ने हमको एक चीज़ सिखाई, हमें हर पल सतर्क रहना होगा। और भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत की सैन्य ताकत बढ़ गई है। मेक इन इंडिया से हम अपने हथियार खुद बना रहे हैं और आतंकवाद से लड़ने का हमारा जो तरीका है वो भी बदल गया है। देखो देश जब एकजुट रहेगा, पॉलिटिकल विल होगी, तो रिस्पॉन्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा आतंकवाद के अगेंस्ट। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो कल जो हमने डिस्कशन किया था ना उसे रिवाइज कर लेते हैं। सेप्टिक टैंक वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले रिपोर्ट एक प्रेजेंट की गई पार्लियामेंट में कि 2022-23 में ना कितने लोगों की जान चली गई सेप्टिक टैंक साफ करते करते, 150 लोगों की। जब प्रोफाइलिंग की गई तो पता लगा 38 लोग लोकल कॉन्ट्रैक्टर के थे, कुछ सरकारी कर्मचारी थे, कुछ लोन दिए गए थे। और देखो हमारे देश में ना कितने ये वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, 58,000, लेकिन बहुत कम वर्कर्स को पीपी किट्स मिली, सेफ्टी इक्विपमेंट्स मिले। कहने को सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। नमस्ते स्कीम है, ऑटोमेशन की सहायता से सीवरेज वगैरह साफ करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स हैं, 2013 का एक्ट है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। पॉलिटिकल विल नहीं है, इसी से पता लगता है कि सिर्फ 14 करोड़ रुपए रिलीज किए गए नमस्ते स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। 14 करोड़ से क्या होगा? इमरजेंसी यूनिट बिल्कुल पेपर टाइगर हैं, कुछ काम के नहीं है। अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। जब डेथ हो जाती है तो
छोटे लेवल के सुपरवाइजर के अगेंस्ट अटैक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसके लिए काम किया जा रहा था, जहां पे सफाई चल रही थी, उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। तो राइटर सजेशन देते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, मैकेनाइज्ड क्लीनिंग होनी चाहिए जैसा उड़ीसा तमिलनाडु ने किया है, और लाइबिलिटी फिक्स की जाए, लाइसेंस दिए जाएं सीवरेज साफ करने वालों को। रूरल एरियाज़ में भी प्रोफाइलिंग होनी चाहिए, वहाँ का डेटा सामने नहीं आता। फिर इंडिया चाइना वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। अच्छे स्टेप तो लिए गए हैं इंडिया चाइना रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे इंडिया अब चाइनीज़ नेशनल्स को टूरिज़्म के लिए वीज़ा देगा, चाइना ने भी अलाउ कर दिया कि भारतीय जो हैं वो मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। लेकिन जो इतने सारे अच्छे स्टेप्स हुए हैं ना, इवन डैम वाला चाइना ने बोला है हम डैम इशू पर इंडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं, इंडिया ने इशू रेज किया क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चाइना ना रोके, ये सारी चीज़ें ठीक हैं। बट क्वेश्चन उठता है कि भारत सरकार ने पहले बोला था जब तक देखो बॉर्डर इशू रिजोल्व नहीं हो जाता बाकी इश्यूज़ पे भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो अब आगे क्यों बढ़ रहा है? 2020 में चाइना की फोर्सेस आगे क्यों आई थी, इस पे अभी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है, मतलब रूट काज अभी तक सोल्व नहीं हुआ है। तो क्या गारंटी है चाइना की फोर्सेस आने वाले समय में आगे नहीं आएंगी? तो पहले इन इश्यूज़ पे सहमति जरूरी है, तभी आगे बढ़ना चाहिए। फिर वोटिंग एज वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, जिसमें ये बोला गया था वोटिंग एज को 18 से घटा के 16 कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमाने लग जाते हैं और उनको इश्यूज़ के बारे में पता होता है, इसलिए उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जगह मिलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष में भी आर्गुमेंट्स हमने डिस्कस किए कि वो अपने करियर संबंधित डिसीजन तो उस समय ले नहीं पाते, तो पॉलिटिकल संबंधित डिसीजन कैसे लेंगे? परिवार में डायनामिक्स बदल जाएंगे, बेटे और मतलब बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाएगी किसको वोट देना है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ये मेंस का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आज जो हेल्थ वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया ना, हमारे हेल्थ वर्कर दूसरे देशों में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। 250 वर्ड्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं मंडे को फिर से एक नई डिस्कशन के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।